एक नया चैप्टर का जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। यस, आपने सर्कुलर मोशन को डे टू डे लाइफ में फील भी किया है, देखा भी है, परफॉर्म भी किया है। कैसे? आपने एक स्ट्रिंग ली होगी, एक स्टोन लिया होगा, उसको आपने रिवॉल्व कराया होगा इस तरह से, तो जो स्टोन है एक सर्कुलर पाथ में चलता है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में इस तरह से चलता है तो उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। और भी एग्जाम्पल हुए, जैसे कि डेथ वेल, मौत का कुआं, उसमें आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो इस तरह से राउंड राउंड चलता है, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर है? उसके लिए आपने देखा होगा चौराहे पर इस तरह से अगर गाड़ी इस तरह से राउंड राउंड घूमती है तो भी कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं हम उसको। तो ये हमने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखे सर्कुलर मोशन के, फील भी किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरी गो राउंड है, इसके अंदर अगर आप राइड करते हैं तो आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? वो सर्कुलर पाथ होगा। तो आप कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन ही तो कर रहे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन की अब हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन की। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो सर्कुलर मोशन के इंट्रोडक्शन में कुछ पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहला पैरामीटर है एंगुलर पोजीशन, उसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर है एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आज हम इस लेक्चर में ये कुछ पैरामीटर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन पैरामीटर्स को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, और साथ के साथ आपके आगे आने वाला चैप्टर रोटेशनल मोशन, उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक चीज और है जो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, वेक्टर्स। यस, वेक्टर का आपको यहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज होना आवश्यक है। कुछ वेक्टर है यहाँ पर जो काम आने वाले हैं। ठीक है, कौन सा वेक्टर किस प्लेन में है, उसकी क्या डायरेक्शन है, ठीक है, वेक्टर कब बदलता है, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पर आपको वेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज भी हो। क्लियर? यहाँ पर जो वेक्टर आएगा उसको मैं बताते चलूंगा, आप उसको देखते चलना है कि किस प्लेन में आता है, किस तरह का वो वेक्टर होता है। तो शुरुआत करते हैं हम सर्कुलर मोशन की एक एनिमेशन के साथ, जहां पर हम किसी एक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इनिशियली कौन कौन से वेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एनिमेशन के साथ। यहां पर मैंने एक विंडमिल लिया है, इसकी ब्लेड्स आप देख सकते हैं किस तरह का मोशन कर रही होगी, सर्कुलर मोशन कर रही होगी। किसके अबाउट? किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। क्लियर? देखिएगा एनिमेशन में इस तरह से विंडमिल चल रहा होगा। अब मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं इस विंडमिल का, इस ब्लेड पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिया है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट लिया है। देखिएगा किस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से राउंड राउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। एक वेक्टर बना आर वेक्टर, एक और वेक्टर बना वी वेक्टर, और ये बना 90 डिग्री पर। क्या है ये आर वेक्टर, क्या है वी वेक्टर, समझेंगे। पहले आप देखिए कि किस तरह से यहां पर मोशन हो रहा है, उसमें ये वेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो वेक्टर का मोशन है कुछ इस तरह से परफॉर्म हो रहा है। आर वेक्टर और वी वेक्टर, आर वेक्टर और वी वेक्टर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, दोनों के दोनों वेक्टर, और दोनों हमेशा 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब समझिए यहां पर आर वेक्टर क्या है। आर वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर। ये एक वेक्टर ज्वाइनिंग है सेंटर ऑफ सर्कल से पार्टिकल जहां पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वहां तक का। दिस इज द वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पार्टिकल। ठीक है, साथ के साथ दूसरा जो वेक्टर है इसे कहा जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। यस, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। यहां पर जो डायरेक्शन है इस पार्टिकल का वो है अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, और इसकी अगर अलोंग द टेंजेंट इसकी डायरेक्शन है तो इस लीनियर वेलोसिटी को मैं एक और नाम दे सकता हूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर? तो यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर कुछ इस तरह से, एक आर वेक्टर इस तरह से, जिसे अपन रेडियस वेक्टर कहते हैं। क्लियर? और आपने देखा कि दोनों सर्कुलर मोशन में, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे थे। दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना था? 90 डिग्री। क्लियर? यहां पर आर वेक्टर वी वेक्टर का बीच का एंगल हमेशा कितना था? 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरा सवाल है यहां पर किनमें से कौन सा वेक्टर चेंज होता है और कौन सा चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर वेक्टर के बारे में। आर वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा होगा, जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा होगा तो क्या आर वेक्टर इस तरह से बनेगा। अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। क्या आर वेक्टर कुछ इस तरह से बना? क्या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? बोले तो लेंथ ऑफ द एरो चेंज हुआ। यहां पर लेंथ ऑफ द एरो जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस सर्कल जो यहां पर बन रहा है उसका रेडियस ही है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके अंदर रेडियस कांस्टेंट है। तो वी कैन से कि जो रेडियस वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी यहां पर कांस्टेंट है। मान के चले पार्टिकल यहां पर आ जाता है तो रेडियस वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, रेडियस वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा। फिर से इसका मैग्नीट्यूड यहां पर कांस्टेंट है, लेकिन बदली है इसकी डायरेक्शन। आप देखिए पहले डायरेक्शन उस तरफ थी, फिर इस तरफ हो गया, फिर नीचे की तरफ इस तरफ आ गया। तो हर वक्त
यहाँ पर आर वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है, बोले तो रेडियस वेक्टर बदलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर को बदलना है तो यहाँ पर कुछ तरीके, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या फिर दोनों ही चेंज कर दो। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो वी कैन से कि रेडियस वेक्टर इज ए वेरिएबल वेक्टर जस्ट बिकॉज उसकी डायरेक्शन वेरिएबल है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है वो क्या है? कांस्टेंट। चलिए आते हैं वी वेक्टर की तरफ। क्या वी वेक्टर चेंज हो रहा है? यस, बहुत इजी वे में समझ में आ रहा है कि जब पार्टिकल यहां पर है तो उसके पास जो लीनियर स्पीड है वो कहां है? अलोंग द टेंजेंट। तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं वी वेक्टर बनने वाला है। पार्टिकल जब यहां पर आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग द टेंजेंट। तो अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वी वेक्टर भी इसी टेंजेंट के अलोंग आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है तो इस तरफ आ जाएगी वी वेक्टर की डायरेक्शन। तो वी वेक्टर की डायरेक्शन हर वक्त बदल रही है। बात करें इसकी मैग्नीट्यूड की तो ये कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स करेगा। ठीक है, तो यहां पर इनिशियली आप देख सकते हैं कि वी वेक्टर का डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर भी यहां पर चेंज हो रहा है। तो ये वेरिएबल यहां पर इसकी वेलोसिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आई थिंक समझ में आया? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये समझ में आ गया। अब इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू लिखते हैं अपन। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है यहां पर सर्कुलर मोशन की। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन, एक वर्ड आ गया यहां पर, इन अ प्लेन। ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह का मोशन है। क्या रेक्टिलिनियर मोशन है? क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं। ये किस तरह का मोशन है? एक सर्कल में होने वाला मोशन, एक प्लेन में होने वाला मोशन। इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन। तो याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। इसके पहले भी आपने 2D का एग्जांपल पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके अंदर जो आपका पार्टिकल होता था वो कहां जाता था? प्रोजेक्टाइल, एक पैराबोलिक पाथ में जाता था, इसलिए अपन उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा करते थे। याद आया? वो भी 2D था। उसके बाद सेकंड है आपके पास सर्कुलर मोशन, ये भी एक प्लेन के अंदर होता है। इसके अंदर भी पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये मोशन इन अ प्लेन हुआ। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा देखिए। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन सेम, इस तरह से मूव करता है कि उसकी जो पार्टिकल की डिस्टेंस होती है उस फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल, उससे क्या होती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम कह सकते हैं इट्स मोशन इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। तो इस मोशन को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट के अबाउट इसके मोशन को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। अब वो जो फिक्स पॉइंट है वो रेस्ट पर भी रह सकता है और वो मूव भी कर सकता है। ठीक है, रेस्ट पर रहेगा तो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, मूव करेगा तो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। बस शर्त इतनी सी है कि उस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस, बोले तो रेडियस ऑफ द सर्कल, चेंज नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उस फिक्स पॉइंट को रेस्ट पर ही कंसिडर करने वाले हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट फिक्स पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ सर्कल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी और वो आपकी रेडियस हो जाएगी, और वो फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। क्लियर हो गया ना ये चीजें? ठीक है, इजी है। अगला देख लीजिए, द वेक्टर ज्वाइनिंग, जिसे हमने रेडियस ऑफ द सर्कल बोला, द वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। ठीक है, इसके पास होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसे हमने रेडियस बोला था, एंड वेरिएबल होती है उसकी डायरेक्शन। ये सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको कंसीडर कर दिए डायग्राम के अंदर, समझ में आ गए? क्लियर? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट। हमने देखा था कि जो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी थी वो किसी भी इंस्टेंट पर कहां थी? टेंजेंट की तरफ थी। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्लियर? सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आगे देखिएगा, एज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरी, ट्रू है, हमेशा वेरी कर रही थी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। पार्टिकल यहां गया तो इधर चली गई, इधर आया तो इधर चली गई, इस तरह से वेरी कर रही थी ना, हर वक्त टेंजेंशियली चलती जा रही थी एक ही सेंस में। समझ में आया? ठीक है। सो ड्यू टू द वेरिएबल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। यस, आपको बताया कि वेलोसिटी यहां पर बदल रही है जस्ट बिकॉज उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो बदल कौन रहा है? वेलोसिटी को बदलने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है यहां पर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होगा यहां पर प्रेजेंट होगा। सो वी कैन से सर्कुलर मोशन जो यहां पर होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जो हर वक्त सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी को बदलने का काम कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को बदलने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीजें? क्लियर? चलिए अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इसकी कुछ पैरामीटर्स की। ये तो बिल्कुल बेसिक से था, हमने देख लिया एनिमेशन के थ्रू कि क्या क्या यहां पर वेक्टर थे। वी वेक्टर हमने देखा, आर वेक्टर हमने देखा, डेफिनेशन हमने देखी, और किस तरह से सर्कुलर मोशन हुआ रखा था हमने वो देखा। चलिए अब इसके कुछ पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पैरामीटर लेके आते हैं। सबसे
पहला पैरामीटर लेके आते हैं, वो है हमारे पास एंगुलर पोजीशन। आपको पता है हम किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं तो हमको कोई रेफरेंस लगता है, और हम बता सकते थे रेफरेंस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कि ये x, y पर है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन में हम किसी भी पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन कैसे बताएंगे, उसके लिए हमको एक रेफरेंस सेट करना होगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए, लीजिए x, y, यहाँ पर एक्स वाई दो एक्सिस ले ली, और जो हमने रेफरेंस माना वो x एक्सिस को मान के लिया, और जो पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो मुझे अब इसी के रेस्पेक्ट में बताना है कि पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन क्या है, पार्टिकल अभी कहां पर है किसी भी इंस्टेंट पर। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल। किसके बीच का एंगल? इट्स पोजीशन वेक्टर, नोट करना, इट्स पोजीशन वेक्टर एंड रेफरेंस लाइन। पोजीशन वेक्टर और रेफरेंस लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसे ही एंगुलर पोजीशन कहा जाएगा। तो आप बोलेंगे सर रेफरेंस लाइन तो दिख रही है लेकिन पोजीशन वेक्टर नहीं दिख रहा। तो समझिए, पहले मोशन तो देखिए। तो सबसे पहले हम पार्टिकल को चलाना शुरू करते हैं t = 0 से। पार्टिकल कहां पर होगा? रेफरेंस लाइन पर। ठीक है, अब वो चलना शुरू करता है तो किस इंस्टेंट t1 पर पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। तो उसने कुछ न कुछ एंगुलर पोजीशन यहां पर ट्रेवल की होगी, कुछ न कुछ एंगल यहां पर उसने ट्रेस किया होगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक वेक्टर बनाता हूं, एक वेक्टर बनाया मैंने, ये रेडियस वेक्टर था, पार्टिकल यहां पर है तो एक रेडियस वेक्टर बन गया। क्लियर? देखिएगा पार्टिकल यहां पर है तो एक रेडियस वेक्टर यहां पर बन गया। अब ये जो आपका सर्कल यहां पर कंप्लीट हो रहा है, इस सर्कल का जो सेंटर है ओरिजिन पर है, तो इस रेडियस वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर भी कह सकता हूं कि पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन से यहां पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा, दिस इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड रेफरेंस लाइंस। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ये है हमारे पास रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो देखिए क्या यही होगा एंगुलर पोजीशन θ1। तो किसी टाइम t1 पर पार्टिकल कहां पर है? एंगुलर पोजीशन θ1 पर है। कहां से मेजर किया? रेफरेंस लाइन से। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगले इंस्टेंट पर पार्टिकल फिर से चलना शुरू कर देता है। लेट्स सपोज किसी अगले इंस्टेंट पर या किसी टाइम t2 पर पार्टिकल यहां पर आ जाता है, तो क्या एक नया पोजीशन वेक्टर बनेगा उसका? तो क्या एक नया यहां पर एंगुलर पोजीशन देखने के लिए मिलने वाला है, वी कैन से एक नया एंगल देखने के लिए मिलने वाला है। कहां से मेजर होगा? रेफरेंस लाइन से। देखिए क्या यही होगा? तो दिस इज θ2। तो वी कैन से किसी इंस्टेंट t1 पर पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन θ1 है, और अगले इंस्टेंट या किसी दूसरे टाइम t2 पर पार्टिकल की जो नई एंगुलर पोजीशन है वो θ2 है। तो कहीं ना कहीं एंगुलर पोजीशन डिपेंड कर रही है रेफरेंस लाइन पर। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। पहला पैरामीटर सबको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन, एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल रोटेट। यहां पर किसको रोटेट करा रखा है? पोजीशन वेक्टर को। किसी मूविंग पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को रोटेट करा रखा है इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पोजीशन वेक्टर कितना रोटेट किया इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे देखिए, ए पॉइंट रोटेट थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम। किसी डेल्टा टी टाइम में अगर वो जो पार्टिकल है वो डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल करता है तो वो जो डेल्टा थीटा ही होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आसान सी भाषा में बोलना चाहूं, कितना चला किसी डेल्टा टी टाइम में इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होगा फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। एक एनिमेशन के थ्रू देखिए समझ में आएगा। मान के चलिए पार्टिकल अभी यहां पर है, ठीक है, इसका इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा आई होगा, ठीक है ना, यहां इस रेफरेंस एक्स एक्सिस से मैंने मेजर किया इसका इनिशियल एंगुलर पोजीशन। अब किसी टाइम में, किसी डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल चला होगा, लेट्स सपोज पार्टिकल आ गया यहां पर, ठीक है, तो एक नया एंगुलर पोजीशन आएगा, वी कैन से डेल्टा, यहां पर थीटा फाई आएगा या थीटा एफ आएगा। क्लियर? थीटा इनिशियल आ गया समझ में, थीटा फाइनल समझ में आ गया। क्लियर? अब यहां पर जो टाइम होगा कितना होगा? डेल्टा टी टाइम में। तो मैं सीधी सी बात बोल दूं यहां पर कि किसी डेल्टा टी टाइम में कितना चला, अरे भाई इतना सा ही तो चला। तो यही तो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आपने डेल्टा थीटा बोला, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, यही तो है चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो इसे कहा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? कई जगह इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऐसा कब होता है? जब इनिशियल से पार्टिकल चलना शुरू करता है। ठीक है, देखिएगा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फाइनल माइनस, अगर मैं इनिशियल को 0 कंसिडर कर लेता हूं, बोले तो पार्टिकल को रेफरेंस से चलाना शुरू करता हूं, तो डेल्टा थीटा और थीटा फाइनल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, यानी कितना एंगल चला वही कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि थीटा और डेल्टा थीटा दोनों सेम हो जाते हैं। तो जहां पर भी आपको
डेल्टा थीटा या थीटा में से कुछ भी देखने के लिए मिले तो आप समझ जाना कि यहां पर अगर थीटा देखने के लिए मिल रहा है, डेल्टा थीटा की जगह आपको थीटा देखने के लिए मिल रहा है, तो थीटा इनिशियल कितना रहा होगा, 0, यानी कि पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया होगा, रेफरेंस से। बिल्कुल बेसिक सी बात है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। एक नोट है यहां पर, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लाइन। एक इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं रेफरेंस ही चेंज कर देता हूं तो आपका जवाब होगा सर अगर आप रेफरेंस चेंज कर रहे हो तो एंगुलर पोजीशन भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेफरेंस बदल दिया तो पोजीशन भी बदलेगी। देखने वाला बदल गया, उसकी जगह बदल गई तो वो तो अलग बोलेगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पर डिपेंड करेगा? देखिए मैं रेफरेंस को एक्स एक्सिस से हटा के वाई एक्सिस पे लेके आ जाता हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थीटा इनिशियल थीटा फाइनल की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन कितना चला, क्या ये चेंज अभी भी तो उतना ही रहेगा? क्या ये चेंज अभी भी तो उतना का उतना ही रहेगा? इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लाइन। कौन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, एंगुलर पोजीशन तो डिपेंड करेगा रेफरेंस लाइन पर, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लाइन। ये सिर्फ डिपेंड करेगा चेंज पर, एंगुलर पोजीशन के चेंज पर, जो कि इंडिपेंडेंट होगा रेफरेंस लाइन से। क्लियर? तो ये नोट यहां पर लिख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट में सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है इसका यूनिट। क्या होगा? इसका यूनिट होता है यहां पर रेडियन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो होता है रेडियन। कंफ्यूज मत होइएगा, डिग्री वगैरह इसका ऐसा यूनिट नहीं होता, ऐसा यूनिट होता है रेडियन। कुछ और भी यूनिट होते हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन, ये ऐसा ही नहीं होते, अदर यूनिट्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल? 360 डिग्री, वी कैन से 2 पाई रेडियन। तो रिलेशन आपको याद होना चाहिए, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो क्या डायमेंशन होती है? तो हम जानते हैं कि एंगल होते हैं उनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो यहां पर रेडियन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आया? चलिए आगे एक नोट है, मतलब जो अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट सा है। देखिए क्या है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एनिमेशन के थ्रू। सबसे पहले आप पॉइंट समझिए क्या है। पॉइंट है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Small angular displacement is a vector quantity, but finite angular displacement is a scalar। तो बातें, अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल करते हैं तो वेक्टर हो जाता है, और फाइनाइट हम कह सकते हैं लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो स्केलर हो जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज एडिशन ऑफ द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी याद है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपने देखी होगी कि अगर वेक्टर होना है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करने पर, इसका मतलब वो वेक्टर नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ याद दिला देता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होना चाहिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। अगर ऐसा है तो दोनों जो हो गए फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या होंगी? वेक्टर होगी, जिनको हम ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहां पर यही कुछ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कौन? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वो क्या बन जाते हैं? स्केलर। डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसको अगर फॉलो नहीं करेगा कोई भी वेक्टर तो वो क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं इसको। यहां पर एक एनिमेशन के थ्रू मैं इसको समझता हूं, इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना है और समझना है। इससे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूं, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर, स्मॉल को रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पर अपन डी थीटा के साथ। क्लियर? उसके बाद फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं डेल्टा थीटा या फिर थीटा के साथ, दोनों से कोई भी बोल सकते हो, थीटा या फिर डेल्टा थीटा के साथ। डी रिप्रेजेंट स्मॉल और डेल्टा रिप्रेजेंट फाइनाइट। ठीक है, अच्छा खासा चेंज। चलिए अब यहां पर बात करते हैं यहां पर इनके कम्यूटेटिव के लिए। तो देखिएगा डी थीटा 1 वेक्टर प्लस डी थीटा 2 वेक्टर इज इक्वल्स टू डी थीटा 2 वेक्टर प्लस डी थीटा 1 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। स्मॉल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं इज इक्वल्स टू आ रहा है, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने वाला कौन? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि आप देख सकते हैं फाइनाइट के लिए नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, क्योंकि यही हमने नोट में लिखा था और इसी को हम प्रूव करने वाले, यानी कि बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 नॉट इक्वल्स टू आने वाला है थीटा 2 प्लस थीटा 1 के लिए। अब ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है? क्या डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 क्या है? ये दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां पर, ठीक है ना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एनिमेशन में देखा गया है। देखिए एक ब्लॉक ले रखा है, इस ब्लॉक के पास 6 डिफरेंट फेज है और सब पे डिफरेंट कलर है। ठीक है, देखिएगा एक एनिमेशन में इस तरह से एक ब्लॉक है, यहां पर इसका 6 डिफरेंट फेज है, 6 डिफरेंट कलर्स है। आपको इनिशियली ऑरेंज कलर नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पर है थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है,
अब है यहां पर थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो सबसे पहले यहां पर हम करने वाले हैं इसका रोटेशन। थीटा 1 क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, थीटा 2 क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये जो क्लॉक लगा रखी है ना, ये से कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आपको ये सेंस ऑफ रोटेशन बताने के लिए लगा रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करूंगा। देखिए थीटा 1 जो है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा 2 जो है वो है रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेशन करने वाले, कितना करने वाले, यहां पर फाइनाइट करने वाले। फाइनाइट पे बोले तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल मैं 90 डिग्री की 2 रोटेशन करने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले देखना, मैं एक्स एक्सिस के अबाउट करने वाला हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये लीजिए। अब करते हैं वाई एक्सिस के अबाउट, ये लीजिए। तो आपको जो यहां पर फ्रंट व्यू मिला वो कौन से कलर का मिला, ग्रे कलर का मिला। फ्रंट व्यू मिला आपको यहां पर ग्रे कलर का। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, अब थीटा 2 प्लस थीटा 1 करते हैं और देखते हैं क्या दोनों सेम आता है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं थीटा 2 क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, थीटा 1 क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन। देखिएगा सबसे पहले हम करते हैं यहां पर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ध्यान से देखना 90 डिग्री का कर रहे हैं। अब करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, फिर से 90 डिग्री का करते हैं। तो आपको कौन सा फेज नजर आया, ग्रीन कलर से। क्या दोनों ही कंडीशन में मैग्नीट्यूड तो सेम था, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, लेकिन डिफरेंट क्या था, ओरिएंटेशन डिफरेंट था, डायरेक्शन यहां पर डिफरेंट थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि वेक्टर सेम यहां पर नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को यहां पर फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्शन क्या आ रही है, डिफरेंट। इन दोनों वेक्टर को जब ऐड किया जा रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है। सो वी कैन से कि यहां पर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक काम कीजिए, दोनों को साइमल्टेनियसली देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये पहला वाला ब्लॉक, ये दूसरा वाला ब्लॉक में इनिशियली सेम ही ब्लॉक थे। इसमें पहले एक्स के अबाउट रोटेशन किया, फिर वाई के अबाउट रोटेशन किया, फिर इसका रिवर्स किया, पहले वाई के अबाउट किया, फिर एक्स के अबाउट किया। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम आया, बट डायरेक्शन वाइज डिफरेंट आया। देखिएगा ये देखिए फर्स्ट रोटेशन और ये सेकंड रोटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन नजर आ रहे हैं। पहले में ग्रे कलर नजर आ रहा है, दूसरे में ग्रीन कलर नजर आ रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं यहां पर कि डायरेक्शन वाइज सेम नहीं है, तो यहां पर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने स्केलर बोला। याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। अब उसके लिए भी देख लेते हैं, स्मॉल वाले के लिए भी, कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे हो जाता है, इसकी एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। लेकिन इस बार जो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने वाले हैं वो स्मॉल देने वाले हैं, से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ ऐसा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिएगा यहां पर हम सबसे पहले डी थीटा 1 स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस या अबाउट एक्स एक्सिस प्लस अलोंग द वाई एक्सिस, जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। ये कंसीडर हमने कर लिया है। करते हैं डिस्प्लेसमेंट 3 डिग्री के 2 यहां पर डिस्प्लेस करते हैं, रोटेशन करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट करिए 3 डिग्री का, देखिएगा एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा 3 डिग्री का, नोटिस कीजिए इतना सा। अब करते हैं वाई एक्सिस के अबाउट, ये लीजिए। अब आपको कौन सा फेस नजर आया यहां पर, ऑरेंज फेस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका इनवर्स करते हैं। बोले तो पहले वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं, फिर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं। नोटिस करना, पहले वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेंगे 3 डिग्री का, देखिए ये कुछ ये देखिए। अब करते हैं वाई एक्सिस के अबाउट, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई के अबाउट हो गया, अब एक्स के अबाउट। क्या यहां पर एक चीज नोटिस किया आपने, क्या दोनों ही कंडीशन के अंदर जब हमने x प्लस वाई किया, फिर बाद में हमने y प्लस एक्स किया, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमको सेम ही ओरिएंटेशन नजर आया है। साइमल्टेनियसली देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत छोटा सा रोटेशन, इतनी जल्दी जज नहीं होने वाला, बट सेम ही ओरिएंटेशन यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट याद रहेगा कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कम्यूटेटिव। जब उनका एडिशन किया जाता है तो कम्यूटेटिव होते हैं उनका एडिशन, तो वी कैन से कि वो वेक्टर होते हैं, जबकि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी। उसके लिए हम एक यहाँ पर पार्टिकल देखते हैं। पार्टिकल इस तरह से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, वी कैन से कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो उसको उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताने के लिए हमको यूज करना होगा राइट हैंड। तो इसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से बताई जाती है। क्लियर? तो देखिएगा यहां पर ये जो
पार्टिकल है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, तो हमको करना क्या है, अपना यहाँ पर राइट हैंड लेना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो थंब होगा वो देने वाला है यहाँ पर डायरेक्शन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है ना वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रही है। और याद कीजिए ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है उन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। यस, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो है एक एक्सियल वेक्टर है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। पहली बार आ रहा है आपके लिए एक्सियल वेक्टर, तो ध्यान रखिएगा ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है उन्हें हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल एंड इट इज एन एक्सियल वेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है, एनिमेशन के थ्रू देखिए कैसे यहां पर परफॉर्म होता है, कुछ इस तरह से देखिए, देखिए ध्यान से, ये देखिए कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो थंब होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर डायरेक्शन देने वाला है आपके स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में चलेगा तो डाउनवर्ड। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं यहां पर एक ब्लॉक है या फिर एक पॉइंट पार्टिकल है, इस तरह से अगर एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा कहीं का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो देखिएगा और डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, देखना इस तरह से अगर पार्टिकल है इस तरह से रोटेट करता है तो इस तरह से अपने को फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इधर आएगा आपका स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और आगे बढ़ेगा तो कुछ इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर लौट के आ जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा पाथ को तो जीरो हो जाएगा। अगर इस तरह से ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगेगा तो इसका डाउनवर्ड आ जाएगा। इस तरह से कुछ देखिए क्लॉकवाइज सेंस में चलने लगेगा तो कहां जाएगा, इसका डाउनवर्ड आ जाएगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? समझ में? तो इस तरह से अपन राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहां पर बता सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फॉर एन रेवोल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो मैं एक छोटा सा यहां पर डिस्कस करता हूं आपसे। एक पॉइंट है कि क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाता है? तो पहली बात तो यहां पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पार्टिकल जहां पर चला वापस अगर वहीं पर आ गया तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो बिल्कुल सही था आपका आंसर कि कहीं ना कहीं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रोटेशन में जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या वो जीरो होगा? नहीं, उसके अंदर एंगल यहां पर कुछ न कुछ ट्रेवल हुआ है और एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल ट्रेवल होता है? 2 पाई रेडियन। यस, तो इसी तरह से अगर एन रोटेशन परफॉर्म होते हैं तो वहां पर जो एंगल ट्रेवल्ड होने वाला है या फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है ये है हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, जहां पर कैपिटल एन रिप्रेजेंट करने वाला है नंबर ऑफ रोटेशन को। इसलिए ध्यान रखिएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बात करते हैं फॉर 3 रेवोल्यूशन। 3 रेवोल्यूशन के लिए आपको बताना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप थीटा भी बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा थीटा और थीटा में क्या रिलेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली हम उसको रेफरेंस से चलते हुए मान लिया, इसलिए मैंने डेल्टा थीटा ने लिख के थीटा लिख दिया। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई और एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है 3, तो हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3 बोले तो 6 पाई रेडियन। 6 पाई रेडियन समझ में आया? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले के लिए फॉर हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन के केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये तो था फर्स्ट के लिए। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। हाफ रेवोल्यूशन के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो जाएगा 2 पाई और एन का वैल्यू कितना है 1/2। एन का वैल्यू है यहाँ पर 1/2, तो इसके लिए हो जाएगा पाई रेडियन। ठीक, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में। समझ में आया? ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पैरामीटर के लिए जो कि हमारे पास टाइम पीरियड। तो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, देखिएगा टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम को कहा जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, बात करते हैं अगला पैरामीटर जो कि है फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल एफ या फिर स्मॉल एन के साथ। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा यहां पर कि उसने 1 सेकंड या फिर यूनिट सेकंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन परफॉर्म किए। यूनिट सेकंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन परफॉर्म किए, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इसकी यूनिट देखिएगा, क्या यूनिट होती है इसकी,
आपने देखी भी इसकी यूनिट आरपीएस, आरपीएम, यस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। आपने देखा होगा यहाँ पर जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है उसमें लिखा होता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, उसका व्हील कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो आपको आरपीएम में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आरपीएस और आरपीएम ये दोनों आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। इनमें एक रिलेशन भी होता है, क्या रिलेशन होता है, 1 आरपीएस इज इक्वल्स टू 60 आरपीएम। समझिए 1 आरपीएस का मतलब क्या हुआ, 1 आरपीएस का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में एक चक्कर लगाया, 1 सेकंड में एक चक्कर लगाया, क्या वो बराबर होगा 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 चक्कर लगाए, बात तो बराबर हो गई ना। यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक ही रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। तो यहां पर ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्लियर। और आप देख सकते हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन भी आएगा, आप देख सकते हैं डेफिनेशन से वो रिलेशन आएगा इनवर्स रिलेशन, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1/n, क्लियर, 1/n। लेट सपोज आपको एग्जांपल के तौर पर दे दे क्वेश्चन में कि किसी भी पार्टिकल का टाइम पीरियड है यहां पर 2 सेकंड, तो बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए बात की जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका 1/t, तो देखिएगा n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/t, और t का वैल्यू कितना है यहां पर, t का वैल्यू है यहां पर 2, तो लिखा जा सकता है 1/2 यानी कि 0.5 आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्लियर हुआ, 0.5 आरपीएस। अब इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक चक्कर यहां पर t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में लगाया, 2 सेकंड में लगाया, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, तो अगर 2 सेकंड में एक चक्कर लगाया तो 1 सेकंड में हाफ चक्कर लगाया होगा, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा। देखिए आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, आई थिंक ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।